अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं इंटीग्रेशन के रिलेटेड एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये इंटीग्रेशन जो है ये बेसिकली एक एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव का उलट है। तो अगर हमें फंक्शन जो हो वो डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया हुआ हो और हमने ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो इंटीग्रेशन का होता है। जैसे अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम जो मेथड जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो इंटीग्रेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर कि अगर हमें ये एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है ये 2x + 1 है। तो अगर हम मान लें कि ये चीज़ हमें गिवन हो और हमने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना हो जो x² + x - 3 है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फिर यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको मैथ में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले मैथ में हम एरिया बिटवीन द कर्व फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, या एरिया अंडर द कर्व। जैसे यहाँ पर ये दो कर्वें दी गई हैं और इनके दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये जो एक कर्व है इसके दरमियान, इसके नीचे जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना हो और वेलोसिटी गिवन हो, इसी तरह से एक्सेलरेशन हमें गिवन हो और वेलोसिटी फाइंड करनी हो, या वर्क डन फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वगैरह फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हम इंटीग्रेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। आइए अब चलते हैं ओवरऑल इंटीग्रेशन की तरफ। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास ये जो लिमिट्स होती हैं ये गिवन होती हैं, ये ए और बी, इनको हम लिमिट्स कहते हैं। और ये अगर हमें गिवन हो तो हम कहेंगे कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसी तरह से अगर लिमिट के बगैर हो, जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्यूशंस में हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। जैसे यहाँ पर अगर कोई फंक्शन f of x हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम उनका डेरिवेटिव जब लेते थे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता था और फंक्शन का अंदर डेरिवेटिव आ जाता था। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ और इसकी ओवरऑल हमने इंटीग्रेशन लेनी हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल फेंकेंगे और अंदर वाला जो फंक्शन होगा ओरिजिनल उसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये अब हमारे पास 2x ये एक फंक्शन है और उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो क्योंकि दो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसलिए दो बाहर आ गया और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। सेम ही प्रोसेस इंटीग्रेशन के लिए है कि अगर कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर वाला जो फंक्शन होता है ओरिजिनल उसका डेरिवेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर हम c भी लगाते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि अगर दो फंक्शन हो, अब यहाँ पर एक f of x और दूसरा g of x, और उन दोनों के दरमियान या तो एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, उनकी अलग-अलग डेरिवेटिव कर लेते थे। सेम ही प्रोसेस इंटीग्रेशन के लिए है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो और उनके दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम क्या करते हैं, उनकी अलग-अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास पावर रूल है, और पावर रूल में हमारे पास क्या होता था कि एक फंक्शन होता था और उसकी पावर जो समथिंग n कहते हैं उसको। तो अब हम क्या करते थे इसके डेरिवेटिव के लिए कि n को पहले लिख देते थे और फिर फंक्शन उसकी पावर में से एक माइनस कर देते थे। नेक्स्ट उसके आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल हम ले लेते थे। तो इंटीग्रेशन में भी हमने वही काम करना है। इसमें अब पावर रूल थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इसका उलट हो जाता है इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हम इस दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन का साइन डाल लें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, और हम n को चेंज कर दें n+1 से, तो हमारे पास सेम यही चीज़ बन जाएगी। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या फार्मूला बन जाता है कि फंक्शन हो उसकी पावर n हो, आगे जो लाजमी शर्त ये है कि आगे उसका डेरिवेटिव फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो उसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, एक पावर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम c कांस्टेंट जो है वो तो आपको पता है कि अगर एक इनडेफिनेट इंटीग्रल हो तो उसके साथ c हम लाजमी लगाते हैं।
जैसे एग्जांपल में देखिए 2x + 5, अब ये हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी पावर n की जगह हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से फिर एक माइनस हो जाएगा, आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए क्या है, सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, उसकी पावर समथिंग होनी चाहिए, आगे फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे अगर हम 2x + 5 इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही आएगा। तो फंक्शन, उसकी पावर n और फिर आगे उसका डेरिवेटिव। तो क्या करते हैं, सेम वही काम करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और बटे के नीचे भी पावर में एक ऐड करके +c लिख देंगे। नेक्स्ट फिर एक रूल है डेरिवेटिव के लिए कि अगर लॉग हमारे पास हो किसी फंक्शन का तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, उस फंक्शन को बटे के नीचे लिख देते हैं और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास फंक्शन f(x) है, तो इसका जब हम लॉग में डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/f(x) डॉट f(x) का डेरिवेटिव। अब मैंने पहले भी कहा हुआ है कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन का उलट है, तो दोनों साइडों से अगर हम इंटीग्रेशन डाल दें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाला हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा नेचुरल लॉग के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि फंक्शन के पावर में इन्वर्स आ जाए, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब ये फंक्शन नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अगर फंक्शन हो उसकी पावर -1 हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो और उस सब की इंटीग्रेशन हो तो हमारे पास log ऑफ फंक्शन आ जाएगा। या हम इस तरह से कहें कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तब भी हमारे पास वो log के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अब हमारे पास एक फंक्शन है और वो लॉग में है, नेचुरल लॉगरिथम में है, तो उसका जब हम डेरिवेटिव हमने लिया तो क्या हुआ, तो फंक्शन जो है वो बटे में चला जाता है और आगे उसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो सेम ही प्रोसेस इंटीग्रेशन के लिए है कि अगर इंटीग्रेशन हो और नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। जब यहाँ पर 2x + 5 जो है ये एक फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन को लॉग में लिख देंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल के लिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वही फंक्शन आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाली इसकी पावर होती है वो हमारे पास उसका अलग से डेरिवेटिव फिर लेना पड़ता है। इंटीग्रेशन क्योंकि इसकी उलट है, तो क्या होगा, अगर हम इस चीज़ की इंटीग्रेशन लेना चाहें तो ये वाला जो इसका डेरिवेटिव है ये बटे के नीचे चला जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस किया कि इसके इंटीग्रेशन में ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बटे के नीचे आ जाएगा, बाकी सेम वही फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस साइन आ गया। इसी तरह से टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट कॉट और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेन। तो बस यही याद रख लें कि जिनके साथ पहले सी आता है उनका डेरिवेटिव माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पर कोसेकेंट था तो इसके डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो माइनस कोसेकेंट कॉट आ जाएगा। इस तरह से ये कॉट है तो इसका डेरिवेटिव में भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये कॉस है तो इसके डेरिवेटिव में भी माइनस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्योंकि डेरिवेटिव का उलट है, तो हमें अगर कहा जाए कि cos x की इंटीग्रेशन लें तो वो sin x आएगा। इसी तरह से sin x की इंटीग्रेशन लें तो माइनस cos x आएगा। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन लें तो tan आएगा। माइनस को सीकेंट की लें तो cot आएगा, या को सीकेंट स्क्वायर की लें तो माइनस cot आ जाएगा। सेम ही प्रोसेस है कि इसकी अगर हम लें तो इधर वाली साइड आ जाएगी। अब ये तो हो गई सिंपल फॉर्म में। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में देखें तो साइन ax + b, वहाँ पर हमने अकेला x लिखा था तो साइन का इंटीग्रेशन मैंने कहा था माइनस कॉस के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो ax है ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अकेला a बचेगा, उसको हमने बटे के नीचे लिख देना है। इस तरह से कॉस की इंटीग्रेशन साइन है और ये जो अंदर एंगल है इसको हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके बटे के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इंटीग्रेशन के रिलेटेड वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सब्स्टिट्यूशन को हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें फंक्शन कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो हम कुछ चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके हम उनको सपोज करके हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को आसान बनाने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए ये log 2x जो है, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये t के इक्वल है, तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक
आसान फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 1/t³ बन गया है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में हमने वापस जिस चीज़ को पहले सपोज किया था उसको वापस उसी वेरिएबल में लेके आना है जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। ये कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे पास अगर अंडर रूट में a² माइनस x² आ जाए तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = a sin थीटा या x = a tan हाइपरबोलिक थीटा। अब हमारी मर्ज़ी है कि हमने जिस सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करें और हमारे पास आंसर जो आएगा वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन जब हम वो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर x² माइनस a² अंडर रूट में हो तो उसके लिए ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो 6-7 हमें सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं इनको याद कर लें, तो ये आपको सॉल्व करने में आसानी देंगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास a² + x², तो a² + x² के लिए या तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a tan थीटा या फिर हम करेंगे a sin हाइपरबोलिक थीटा। तो आंसर की आपने टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि वो तो आपका एक दूसरे से मिलना नहीं है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमने क्या चीज़ इसके रिलेटेड सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस तरह से आंसर निकालते जाए। नेक्स्ट फिर एक और कंपैरिजन आ गया है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में हम जो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते थे उसको अगर हम इंटीग्रेशन में देखें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो f(x) और g(x) और उसका डेरिवेटिव हो साथ, तो क्या होता था, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड सेम प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट सेम आ जाता था। इस तरह से इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी इंटीग्रेशन लेनी हो तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहला जो फंक्शन होता है उसको हमने वैसे लिख देना है और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस डाल देनी है, फिर इंटीग्रेशन ओवरऑल आ जाएगी और ये वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पर निकाला है इंटीग्रेशन के बाद उसको हमने पुट कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पहला फंक्शन था f(x) उसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव। तो इनका जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज़ करने के लिए हम एक फार्मूला या एक टेक्निक भी कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं, और वो है आइलेट की। आइस का मतलब है इन्वर्स फंक्शन, यानी कि अगर हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन आ जाए और दूसरा कोई और फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को पहले नंबर पर रखेंगे। L से बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास बस यही 5 ही होते हैं बेसिक। तो इनमें से अगर कोई भी फंक्शन आ जाए तो इसी तरतीब के साथ हमने उसको नंबरिंग देनी है कि पहला फंक्शन हमने कौन सा रखना है और दूसरा कौन सा। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव में देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएगा। अब हमारी मर्जी है कि हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर इनका डेरिवेटिव लें, या ऐसे ही प्रोडक्ट रूल परफॉर्म करके डेरिवेटिव लें, तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन में देखिए, अब यहाँ पर x5 और log x है, तो इसमें आइलेट वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हमने पहला नंबर किस फंक्शन को देना है, तो पहले L आता है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले log वाले फंक्शन को लिखेंगे, फिर हम अलजेब्रिक फंक्शन जो कि x⁵ है उसको लिखेंगे। अब हमने क्या करना होता था कि पहला फंक्शन वैसे का वैसा, ये log x को हम वैसे ही लिख देंगे। इस तरह से x⁵ की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, वो क्या बनेगी, पावर में एक ऐड होगा और बटे के नीचे भी वही पावर आ जाएगी। तो क्या आएगा, x⁶/6/6। फिर हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन का साइन डालना है, और ये वाला जो फंक्शन हमारे पास जो आंसर आया था इसको हमने इधर लिख देना था इंटीग्रेशन के अंदर, और ये जो पहला फंक्शन था उसका हमने साथ ही डेरिवेटिव लेना था। जैसे यहाँ पर log x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। तो हम इन्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसकी हमने फिर से इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं।